नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। 2024 लोकसभा की जंग जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा सिरदर्द भी। इसीलिए एक एक सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माथापच्ची हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि साथ ही ज्यादा हो रहे हैं, सीटें कम पड़ रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के लिए तो कुछ ऐसा ही हाल दिखता है। ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत जरूर आ गए हैं, लेकिन जिस कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 39 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसकी भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के साथ 5 राज्यों में सीटों पर तालमेल और समाजवादी पार्टी के साथ 2 राज्यों में सीट पर मोहर लगाकर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे राज्यों में उसकी भी गाड़ी फंस गई है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कांग्रेस अब तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पा रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सीट बंटवारे में देरी एनडीए इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती है? ज्यादा मुश्किल किसकी बढ़ेगी? क्या इससे सहयोगियों के वोट ट्रांसफर होने से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, या फिर यह माना जाए कि दुर्घटना से देर भली वाले फॉर्मूले पर दोनों ही गठबंधन आगे चल रहे हैं? आखिर कहां-कहां एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है और कहां-कहां एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी विरोधी पार्टी में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है? 2024 की सियासी बिसात पर इसका कैसा पड़ेगा असर? आज इन्हीं सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी होगी, लेकिन उसके पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए बीजेपी ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। दक्षिण में जहां सीटें बढ़ानी हैं, वहां नई रणनीति के तहत गठबंधन बनाई जा रही है। बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार के लिए उत्तर से दक्षिण तक गोटियां बिछाई जा रही हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार। इस अभियान में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए ये समझौता हुआ है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 6 से 8 सीटों पर बीजेपी और जनसेना पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों में बीजेपी और जनसेना पार्टी आपस में समझौता करेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसेना पार्टी को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई बेहद अहम है, क्योंकि तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, आंध्र से लेकर केरल तक विपक्षी दलों की ही सरकार है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल को एक बार फिर वायनाड से चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपना इरादा जता दिया है। वायनाड, former Congress President Sri Rahul Gandhi, our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. साथ ही डीएमके के साथ अपने गठबंधन को फाइनल रूप दे दिया है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 सीटें मिलेंगी। साथ ही पुडुचेरी सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। सीट बंटवारे का फॉर्मूला वैसे कई राज्यों में अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी और विपक्षी बीजेपी के बीच गठबंधन की बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। जो दल का निष्पत्ति होगा, जो दल के लिए अच्छा है, ओडिशा के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री वही काम करेंगे और हम उनके साथ तहे दिल से, समर्पित भावना से उनके साथ हैं। यही हाल बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक है, जहां एनडीए और इंडिया अलायंस अभी माथापच्ची ही कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक के बाद अब एनडीए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगा है। दावा है कि सहयोगी पार्टियों के बीच 80% से ज्यादा मसलों को सुलझा लिया गया है। कल जो बैठक हमारी हुई है, इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है
मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 6 से 8 सीटों का ऑफर है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी खुद महाराष्ट्र की 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच भी कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते अब तक यहां भी सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। एमबीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। सीट बंटवारे का सवाल केवल महाराष्ट्र में ही नहीं उलझा, बिहार में भी अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से बातचीत के बाद चिराग पासवान 5 सीटों पर हामी भर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देने की चर्चा है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज चाहिए, आप अपना न्यूज बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सीटों का ऐलान अभी अटका हुआ है। अमित शाह के दौरे के बाद अब माना जा रहा है कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर मोहर लग सकती है। दूसरी ओर बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों में देरी को लेकर कई चर्चाएं हैं। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में चर्चा हो चुकी है। हालांकि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की अब तक एक ही लिस्ट सामने आई है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं कांग्रेस ने एक दिन पहले 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जो दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस रहा। अभी उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट बाकी है, जिसके लिए कुछ राज्यों में सीटों के बंटवारे के समीकरण का इंतजार है। लेकिन ये देरी दोनों खेमों में खलबली भी मचा रही है। सहयोगियों के बीच बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। इसीलिए साथी सीट बढ़ाना दोनों ही दलों की ओर से कही जा रही है, क्योंकि आपको बता दें सीटों को लेकर पेच ऐसा फंसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी भी उससे कहीं ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग मुसीबत है। हालांकि कांग्रेस ने बीती शाम 39 सीटों पर लोकसभा के अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में होंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप टीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, अब ये सीटों को लेकर तालमेल कब होगा, कब खबर निकलकर सामने आएगी? बड़ा पेच फंस गया है, सुनने में आ रहा है। अब साथियों की तलाश तो बीजेपी कर रही है, लेकिन उसमें मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही हैं। देखिए चित्रा जी, जब दिमाग में और दिल में देश हो और जुबान पे सिर्फ जनता की बात हो, तो ऐसे कोई मसले नहीं होते जिसको सुलझाया ना सके। इसलिए कि हम तो जनता की बात करते हैं, जनता ही की पूजा करते हैं, जनता के समर्पित होकर काम करते हैं, और राष्ट्र जो है हमारे लिए उसमें समर्पित होकर उसको सबसे बड़ा ऊंचाई में प्राथमिकता देते हैं। ऐसी पार्टी को किसी के साथ अगर समझौता करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, इसलिए कि हमारा लक्ष्य जो है जनता की सेवा है, उस पार्टी का भी लक्ष्य जनता की सेवा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। जब परिवार के बारे में चिंता करनी होती है ना, तब कोई दिक्कत आती है। यहाँ तो कोई परिवार की चिंता है नहीं। अरे दक्षिण की तो चिंता है, परिवार की चिंता ना हो, दक्षिण की तो चिंता है। दक्षिण में कमल कैसे खिलेगा? साथियों की तलाश के लिए अलग अलग हिस्सों में लगातार जो बीजेपी नजरें गड़ाकर बैठी हुई है, और अभी तक टीडीपी के साथ भी टीडीपी की महिला नेता बैठी हुई है, लेकिन सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर भी अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जफर साहब, चित्रा जी, हमारे यहाँ वैसा कोई लीक नहीं होता है कॉन्वर्सेशन। हाँ,
आपको ही पता है अच्छे से, जो चर्चा होती है वो चर्चा जब पूरे तौर से मुकम्मल हो जाती है तो जनता के सामने, टीवी के सामने रख देते हैं, मीडिया के सामने वो रख दिया जाएगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी क्यास आप लोग लगा रहे हैं, ये दिक्कतें, वो दिक्कतें, यहां समझौता नहीं, वहां समझौता, ये सब बेबुनियाद बात है। हकीकत एक ही है कि हम चिंता करते हैं जनता की, और जनता की चिंता करने वाली पार्टी को कोई, उनको समर्थन, उनको आशीर्वाद जनता का रहता है, उनको ताकत जनता होती है, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आती है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, हाँ। दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पश्चिम में भी, सब जगह हमारे जहां जहां घटक दल है, हाँ। जहां जगह पूरब क्यों आपकी छोड़ दिया नजरें फिर? जाएंगी, हाँ। उस प्रदेश में हमारे साथी होंगे। ठीक है। और अनुराग भदौरिया जी, सभी, इसलिए मेरे पूरे अनुराग भदौरिया जी, पूरब में तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, वो कह रहे हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ कमल खिलेगा और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएगी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां। अनुराग भदौरिया जी, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, आपने कहा साथी सीट बढ़ाना, ऐसा नहीं है, साथी और बढ़ाना। अकेले हाँ। सत्ता नहीं आ पाएगी, मिलकर कुछ सत्ता को है पाना। अब इनके समझ में आ गया कि अकेले सत्ता नहीं ला सकते ये, इसलिए लगातार ये डरे सहमे हुए, इनको पता है कि इनकी सीट का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अपना दल के साथ सीट फटोवल चल रहा है, अपना दल को कितनी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कितनी देंगे, कुछ पता नहीं है। महाराष्ट्र में तो क्या हो रहा है आप भी अच्छी तरह जानती हैं। महाराष्ट्र में तो शिवसेना इनके ऊपर हावी है, उधर एनसीपी सीटें मांग रही है, उधर बीजेपी अपनी सीटें मांग रही है। बताइए, पहले 24 में लड़े थे, मुझे तो लगता है इस बार 4 में लड़ जाए तो बड़ी बात है। अब इनके आपस में सीट फटोवल चल रहा है, क्योंकि अब इनके अंदर ये हो रहा है कि कौन सत्ता तो अकेले आ नहीं सकती, जनता ने हमें नकार दिया है, जनता अपने मुद्दों पे अड़ी हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा और घटक दल आ जाएं तो शायद भारतीय जनता पार्टी लड़ते लड़ते, मुझे ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस दल से भी कम सीटों पे लड़े, जो हालत देखने को मिल रही है। दूसरों पे ये हाल उठाते थे, दूसरों के इंडिया गठबंधन की बात करते थे। इंडिया गठबंधन तो देखिए पूरी तरह दिखाई दे रहा है, जहां जैसा सीन है आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। बट इनके साथ क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन तो अपने एकदम क्लियर है। इंडिया गठबंधन जो दूसरे घटक दल हैं वो कहां से लड़ रहे हैं, कितनी सीटें मिली हैं, कौन उतर रहा है रायबरेली और अमेठी से? गठबंधन तो साफ, एक बार जवाब सुन ले, कौन उतर रहा है रायबरेली और अमेठी से? सुने, इंडिया गठबंधन का तो साफ है कि हमने 17 सीटें दी हुई हैं उनको, जिनको मर्जी उनको लड़ाएंगे। अब देखिए, आपके पास सवाल ही नहीं बचा इंडिया गठबंधन से पूछने के लिए, तो आप कैंडिडेट पूछने लगे, कैंडिडेट कौन लड़ेगा? पहले पूछते थे सीटें कितनी आएंगी, कितनी सीटों का बंटवारा होगा। अब सीट बता दी तो आप कह रहे कैंडिडेट कौन होगा। अरे वो तय करेगी कांग्रेस कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन इनका तो सीट का बंटवारा अरे तो हमारी घड़ी की सुई एक ही जगह नहीं अटकी रहती है ना अनुराग भदौरिया जी। अब उससे इतर आगे बढ़कर सवाल पूछा जाएगा ना कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि आपके जो सहयोगी दल हैं उनमें जो सबसे बड़ा चेहरा है, क्या वो उतरेंगे उत्तर प्रदेश से? नहीं उतरेंगे। अभी कोई कांग्रेस का नहीं है, तो ये सवाल आप ही से पूछा जाएगा। तो सवाल खत्म नहीं हुए हैं। दरअसल सवाल कोई भी खत्म नहीं होता है, जवाब देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि सवालों का सामना उसने कैसे किया है। और आप डरकर भाग रहे हैं अनुराग जी। नहीं, नहीं, डर नहीं पा रहा। सवाल और भी है, नागपुर से नितिन गडकरी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये भी तो सवाल है, जरा पूछ लीजिए। ठीक है, तो बड़ी सीट है। बोलिए, गडकरी जी को लेकर बड़े सारे सवाल हैं जफर सवाल ये नहीं है। हाँ, आप भी बड़ा मुंबई में कई बार आप वहां से बैठते हैं लाइव डिबेट में हमारे, बताइए क्या है महाराष्ट्र का सियासी समीकरण? और हंस हंस के बात को टालने की कोशिश मत कीजिएगा जफर साहब। देखिए, अभी देखो हकलाने लगेंगे, देखिए अभी हकलाएंगे। बताइए शिवसेना शिंदे वो गडकरी जी पे बात। अरे अब हकीकत ये है कि ये दो कमजोर कंधे वाले अपनी ताकत बताना चाहते हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, तुम क्या कर सकते हो जरा बताओ जनता को। जब नागपुर से लड़ेंगे, अरे गडकरी जी क्लियर है, सुन लिया ना, गडकरी जी कहां से लड़ेंगे? नागपुर से लड़ेंगे। अरे कान में नहीं सुनाई दे रहा, जरा ठीक कीजिए। नागपुर सुनाई नहीं दे रहा क्या? सीटें दे दी सिंधे गुट को। आप छोड़िए, मैं आपको बात, अरे छोड़ो पहले, आप पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आप जरा पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, ये एंकर का काम है। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको कितनी सीट, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पाइएगा? 0 बटा 0 प्लस 0 क्या होता है? वही होने वाले हैं 0 प्लस 0 कांग्रेस प्लस सपा 0 प्लस 0 आप लोग को 80 में से 0 सीट मिलेगी।
नहीं, हम तो कह रहे हैं 80% जीरो अरे मिलेगा, और किसी आप हम क्यों बता रहे रहे हैं हो? आपको हमने तो 2-3 दिन में तो हमारा सारा कितनी क्लियर हो सीटें शिवसेना को, जाएगा। कितनी आपका सीटें क्या होगा? बीजेपी कितनी सीटें अरे आपका एक-एक क्या करके होगा? बोल लेंगे अपनी देखिए, बात, तो ज्यादा अरे दर्शक अपना समझ बताओ, पाएंगे। आपका प्लीज क्या दोनों होगा ही ये से बताइए। गुजारिश है, अनुराग जी उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलेगा, नहीं, और भी अभी- मेहमान है जो अपनी बारी के इंतजार में है, एक एक करके प्लीज। मैं तो सिर्फ देखिए, इनको अब कवि बनना है, इसलिए कि यहाँ इन राजनीति तो खत्म हो गया, अब ये पैदल हो गया राजनीति से, इसलिए कि इनको कोई बचा ही नहीं, कोई जमीन ही नहीं बची इन लोग के लिए। इसलिए अब राजनीति में देखिए हर दिन आप कुछ ना कुछ ये कवि की तरह गाते हैं, इसलिए कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हकीकत यह है कि 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। इनका क्या होगा? ये तो दोनों कमजोर कंधे वाले साथ रह रहे, सोच रहे हैं किसी तरह हमके कुछ ताकत एक दूसरे को देंगे, लेकिन दोनों के पास ताकत नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बार जीरो होगी, जीरो, ठीक है, याद अनुराग जी, आप जवाब दे और दीजिए, उसके बाद कांग्रेस बाकी के भाइयों साथ की बात आके और सुनिए। जीरो हो ठीक जाएंगे। है, हाँ। लेकिन दूसरी अब बात, आप एक जवाब चीज ले और लेते हैं, बोल रहे हैं, आप जहां जवाब तक ले महाराष्ट्र का सवाल जी। है, जहां तक महाराष्ट्र का नहीं, महाराष्ट्र के बारे में कह दे रहे, 1-2 दिन की बात है, आपको पूरे तौर से मुकम्मल तौर से सीट का अनाउंसमेंट होके सब कुछ हो जाएगा। ये क्या कर पाएंगे भाई? ठीक है, बोलिए। कांग्रेस वहां जीरो, यहाँ अनुराग उनके जी। साथ जीरो, सब जगह जीरो। इस बार मैं आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और कांग्रेस की भी। कांग्रेस पिछले बार 52 आई थी, अब उसका उल्टा होगा 25, और इनको जीरो आएगा, जीरो। बोलिए अनुराग जी, आप भी कोई भविष्यवाणी अरे करेंगे? क्या सुन ले, आप कभी बनिए, कभी आप कभी अब कविता बोलने गाइए। दीजिए, जफर साहब, अब उनको बोलने दीजिए अरे प्लीज, सुन बाकी लो, 3 आप लोग भी काहे इंतजार खिसिया कर रहे रहे हैं। हो? जफर साहब प्लीज, अब उनको बोलने दे, बाकी लोगों के पास भी जाना है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन 80 पे 80 सीटें जीतने जा रहा है। आप एक सीट भी नहीं जीत रहे हो। क्यों बता दूं आपको? क्योंकि हमारा सुख, जनता का सुख दुख हमारा एक है, और हम मंजिल हमारी सच्ची है, रास्ता हमारा नेक है, क्योंकि हम सच्ची मंजिल की तरफ चल रहे हैं, रास्ता भी हमारा नेक है। हम जनता के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, जनता के साथ लोगों में उनके असर सुख हो दुख रहा है में क्या शामिल आपकी है। सच्ची आप मंजिल क्या का? कर रहे हो? आप पार्टियां तोड़ रहे हो। सुनिए, आप पार्टियां तोड़ रहे हो, आप नेता तोड़ने में बिजी हो, और नेता तोड़ के लाते हो, फिर क्या बोलते हैं पता है आपको? नेता कहते हैं, अरे भैया आप मुझे गाली देते थे, अब आपको हमें पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। ये कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। सोचो क्या मजबूरी आपकी है कि आप जो आपको गाली देते थे उनको आपको माला पहनाना पड़ रहा है। मतलब आपको ये एहसास हो गया है कि हार मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, जो हमें गाली देते थे उन्हें भी हमें पार्टी में लेना पड़ रहा है। ये आपकी तकलीफ है, और आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो वाला तो इसके स्लोगन मतलब याद आ साफ जाता जाहिर है है बीएसपी का, चढ़-गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और उसके बाद से गठबंधन का कैसा क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया जी। तो यहाँ पर सारी जितनी भी पार्टियां हैं सब एक ही रंग में रंगी हुई नजर आती हैं जब इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है कि कौन किसके साथ आज है और कौन कल किसके साथ चला जाएगा। गुंडा का जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, गुंडा का जवाब ले लीजिए। बोलिए, हाँ बोलिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी, किसान को हक दिलाना, गरीबों को पैर पे खड़ा करना, हाँ। अगर उसके लिए हमें संघर्ष रोड पे करना पड़ता, आप गुंडा कहते हो तो मैं गुंडा हूं। अगर मुझे जो अरे ये कमजोर लोगों को बीएसपी अगर का न्याय दिलाना स्लोगन था, है, कोई उसके यहाँ लिए पर हमें नहीं संघर्ष कह रहा है। सरकार ये से करना बीएसपी पड़ता का है, स्लोगन तो हम समाजवादी गुंडा पार्टी हूं। के लिए था। मैं तहसीन भारतीय पूनावाला जी जनता अब पार्टी सीधे की आपके तरह पास नहीं आते हूं। हुए, मुझे तहसीन सत्ता से पूनावाला लड़ना जी, है, ठीक है, अब हमें आप न्याय दोनों दिलाना लोगों है, को ऑडियो बंद कर दिया जाए। तहसीन पूनावाला जी, 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, लेकिन उनके अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और यहां पर बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार ने पलायन कर लिया है उत्तर प्रदेश से। और दूसरी तरफ कांग्रेस को क्या हो गया तहसीन जी? एक एक करके सुरेश पचौरी जैसे नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। जब भी मैं आपके शो पे आता था, पहले ही भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है, मेरे दोस्त थे, कहते थे अरे राहुल गांधी जी वायनाड से भी भाग रहे, अभी वायनाड से भी भाग रहे। अब वायनाड से डिक्लेयर हो गया तो कह रहे यहाँ से भाग रहे। भैया इनका कल मैं एक कंटेंट क्रिएटर को देख रहा था, चित्रा जी शायद आपने भी उन कंटेंट क्रिएटर को देखा होगा। उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई, बोले मैं जाके भविष्यवाणी करता था, ट्रेन में मुझे जगह नहीं मिलती थी तो लोगों का हाथ पकड़ता है, मुझे कुछ आता नहीं था, ऐसे में जाकर सीट पकड़ लेता था। वैसे ही भविष्यवाणी आपके शो पे जफर भाई कर रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे। कंटेंट ये होता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर चीखने वाले और चिल्लाने वाले, मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, जाकर कांग्रेस के सभी लोगों को ले रहे। भैया अगर आप ही अकेले सब पे भारी थे तो काहे कर रहे हो? जिस ओडिशा में विपक्ष में थी भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी थी भाजपा ऑपोजिशन के अंदर, वहां जाकर आपने अलायंस कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ इसी से मतलब है, आपको बाय हुक और बाय कुक आपको 272 क्रॉस करना है। आप जानते हो 272 नहीं हो रहा है। अब या भविष्यवाणी में करो, ठीक उसी ट्रेन की तरफ 80 में से 80 सीटें मिल रही। भैया 80 में से आपको मिल रहे हैं 8 सीटें, बाकी सीट जा रही है सपा कांग्रेस को। और वो 8 सीटें भी आपको मिलेगी थोड़ी सी वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि जयंत आपके साथ है, बाकी आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये
चीज नोट कर दीजिए, पूरे देश में जहां पर भी जा रहे लोग ये कह रहे हैं 50% से ज्यादा वोट शेयर वाली हैं यूपी में। वो ठीक है, 1984 में कांग्रेस को भी ये 400 सीटें मिली थी, उसके बाद आया ना कांग्रेस का भी 50 सीट पर आ गई। वो थोड़ी क्योंकि उनको 2019 में 50% मिला, अभी 2024 में मिलेगा। देखिए चित्रा जी, इनका एक है, कहीं पर भी जाते कहते हैं उनकी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए तहसीन जी। कहीं पर भी ये जाते ये कहते कि ये गलत है वो गलत है। चित्रा जी मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, पिछले 30 वर्षों में 16 वर्ष भाजपा सत्ता में थी और 12 वर्ष कांग्रेस सत्ता में थी। 30 वर्षों में से 16 वर्ष भाजपा सत्ता में थी। इसके बावजूद अगर इतने सारी कठिनाइयां, इतने सारी परेशानी, मतलब इनका गवर्नेंस खराब है, तो लोग अब इनसे सवाल पूछेंगे। अब कितनी बार अनुराग भाई से लोग पूछेंगे, कितनी बार लोग तहसीन से सवाल पूछेंगे। सवाल तो इनसे पूछना है। इनको 2024 में 14 में मेजोरिटी दिया, 17 में इनको उत्तर प्रदेश में जीता है, 19 में जीता है, 22 में जीता है। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे बॉटम स्थान पर है, सबसे बॉटम, और खास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। नीति आयोग का रिपोर्ट अनुराग भाई, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने वर्तमान सरकार ने बनाई। नहीं, वो वाला आंकड़ा एक बार फिर से आप क्या यूपी के संदर्भ में वो आंकड़ा दे रहे हैं? कितने साल बीजेपी का शासन रहा, इतने साल कांग्रेस और सपा का? नहीं, मैं ओवरऑल देश में दे रहा हूँ और मैं नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूँ। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, ये स्टेट सबसे नीचे स्थान पर रहे, जहां पर भाजपा की लगातार सत्ता रही। पिछले 10 साल से भाजपा यहां पर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर उनका लगातार शासन में वो रही है। 3 साल बीच में आप तेजस्वी की सरकार और कांग्रेस की सरकार निकाल दे, तो लोग सवाल इनसे पूछेंगे कि लोग सवाल अनुराग से पूछेंगे, लोग सवाल अखिलेश जी से पूछेंगे, लोग सवाल राहुल जी से पूछेंगे। कौन सा तर्क लगा हुआ है? ठीक है, बोलिए पार्लियामेंट में सवाल पर बोलिए जफर साहब। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। बोलिए जफर इस्लाम जी। देखिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका खुद का वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ये कहे किसी दूसरे के कंधे में बैठ के कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटों में हराऊंगा, 8 सीटें सिर्फ जितवाऊंगा, तो मुझे नहीं बल्कि पूरी जनता जो है ना आपके चैनल को चेंज कर देगी। ऐसे लोगों को रखिएगा। इसलिए चित्रा जी, जनता भी जानती है ना, तो इनको आशीर्वाद है ना इनको कोई, उनका जनता इनके बारे में जरा से चिंता करती है। देख रहे हैं ना लोग, तो आज तक देख रहे हैं जफर साहब। चित्रा जी मैं एक इंटरप्शन करूंगा। देखिए एक मिनट, अगर ये कहते, चित्रा जी देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये कहते कि 78 सीटें आई तो जनता भी मानती, मैं भी बोलता चलो भाई 2 सीटें अगर ऐसा कह रहे तो, हालांकि मुझे 80 सीट की पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर ये कह रहे तो उसको मैं काटता नहीं, बोल देता चलो ठीक है, इस पे जरा नहीं करते हैं, इवन दो हम 80 सीट जीतेंगे जरा नहीं करते हैं, जनता भी मानती। जब ऐसी बात करते हैं ना तो इनका विश्वास वैसे ही खोए हुए हैं और भी विश्वास खो देते हैं। ये सपा हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, अरे कहां जीत रहे हो भाई? तुम्हारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खंगाल के देख रहे हो कि क्या हो रहा है? तुमको 2 सीट मिलती है, 3 सीट मिलती है, तुमको कुछ सीटें 0 सीट मिलती है। अब जो लोग जो है राहुल गांधी भाग रहे हैं, उधर हेल्थ की वजह से सोनिया गांधी जी चली गई, मैं उनके बारे में, प्रियंका गांधी तो लड़ सकती थी, अब वो कह रही मैं नहीं लड़ूंगा। इनके बड़े बड़े लीडर गहलोत जी, मैं नहीं लड़ सकता, डर लगता है ना क्या भाजपा के एक साधारण परिवार से आए हुए प्रत्याशी से हम हार जाएंगे, जनता का विश्वास नहीं, ना आशीर्वाद है। तो ये चाहे आप देखिए कमलनाथ, मतलब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने आपको बता दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम डर रहे हैं। मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी, जेडीयू से भी हमारे साथ अभिषेक है, ज्योत्सना जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन तहसीन पूनावाला जी उनके सवालों का आप जवाब दीजिए। लेकिन एक और सवाल है तहसीन जी जो बहुत गंभीर है, उसके बाद अनुराग जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी जी का आज का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में हैं? क्या इन सभी की गिनती की जरूरत नहीं है? बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला है कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। फिर बिहार के और खूब लंबा चौड़ा ट्वीट उनकी ओर से किया गया है। तहसीन पूनावाला जी, 15 सालों तक लगातार आरजेडी का शासन था, पिछड़ों की सरकार थी। उसके बाद आरजेडी हटती है, नीतीश कुमार आते हैं, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रहती है हमेशा। मौजूदा वक्त में स्थिति भले ही अलग हो, उसकी सीटें ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री पिछले 30-35 सालों से है बिहार में, और आज जब हम बिहार का उदाहरण देकर यह बताते हैं तो क्या पिछड़ा मुख्यमंत्री इस आंकड़े के लिए जिम्मेदार नहीं है? तहसीन पूनावाला जी, मुख्यमंत्री जिसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है कि वो गरीबों को हटाए, और इस तरह का ट्वीट अगर हम बिहार के संदर्भ में करेंगे तो हम पूछेंगे उन पिछड़े मुख्यमंत्रियों से जो दावा करते हैं, लेकिन उनके दावे का दम निकलता है जब आप ही के सहयोगी एक इस तरह का ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि जातिगत गिनती बताती है कि 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं।
तो क्या पिछड़े मुख्यमंत्री जो 35 साल से रहे हैं उनमें दोनों ही लोग शामिल हैं? उन लोगों ने कल्याण करने की नहीं सोची थी इनकी, वो जाति देखकर इनका कल्याण करेंगे? तहसीन जी, हम कहां जा रहे हैं देश को लेकर और समाज को लेकर? जी, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पिछले 17 वर्षों की, क्योंकि आपने 35 वर्षों की बात की, 14 वर्ष, उन 17 वर्षों में से, पिछले 17 वर्षों में से भाजपा अलायंस पार्टनर थी। कभी कभी नीतीश जी आ जाते थे, तो भाजपा से भी ये सवाल पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहे ना, पिछड़ा चेहरा मुख्यमंत्री तो नीतीश रहे। तहसीन जी, तो फिर तो अगर नीतीश जी फेलियर है, काहे गए भाजपा उनके पास? काहे गए भाजपा उनके पास? दूसरी चीज, मैं आज आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं। अगर जफर भाई कह दे कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी, और आज तक ने इसको कवर किया है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा था, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, कास्ट सेंसस करना बेहद जरूरी है गरीबी हटाने के लिए। मैं राजनाथ सिंह जी को कोट कर रहा हूं, और हम कास्ट सेंसस का जो डेटा है 2011 का कास्ट सेंसस का, क्योंकि कास्ट सेंसस देश का है, हम इसे रिलीज करेंगे। आज 10 साल से ज्यादा हो गया इनकी सरकार का। भाजपा ने ऑब्जेक्शन लिया कास्ट सेंसस के डेटा पे। पूछ लूंगी जफर इस्लाम जी से कि राजनाथ जी ने ऐसा कहा था, ये बात सदन के पटल पर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों से मेरी ये गुजारिश है कि गरीबों को देखने के लिए हमें जाति के चश्मे को पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी भी गांव खेड़े में आप जाएंगे, आपको गरीब दिखाई दे। नहीं तहसीन पूनावाला जी, अगर समाज में इस तरह की बात होगी तो हमारी बतौर पत्रकार ये जिम्मेदारी है कि पलटकर आपसे सवाल पूछा जाए, आप दोनों से ही, कि जाति के आधार पर समाज को बांटकर आप लोग तो अपनी राजनीति चमका लेंगे, मगर जातियों में विभाजित जो समाज है वो एक साथ तरक्की नहीं कर पाएगा। ये तहसीन पूनावाला जी आपके ऊपर भी लागू होता है, जफर साहब, या आपके ऊपर भी लागू होता है? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं। अरे जफर साहब, मैं जवाब दे दूं, फिर आप दे देना प्लीज। एक बार तहसीन जी की बात खत्म हो जाए जफर जी, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। बोलिए। चित्रा जी, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन यही सवाल मैं मान लेता आपकी बात, राहुल गांधी खराब, अखिलेश यादव खराब, लालू जी खराब, तेजस्वी, सारे जाति की राजनीति कर रहे। एक बार भाजपा बोल दे हम नहीं करेंगे, एक बार ये सारे खराब। देखिए चित्रा जी, सवाल कैसा पूछा जाता, कांग्रेस बांट रही है देश को, अखिलेश यादव, अगर ये बांटना है, और मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर बोल दे भाजपा कि हम नहीं करेंगे, ये बांटना खराब। बोले जफर इस्लाम जी, मैं पूछ लेती हूँ, बोलिए जफर जी, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। जफर इस्लाम साहब जल्दी से, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं अब जवाब देता हूँ। देखिए, समाज को तोड़ने की नियत जो इनकी है, ये कहते हैं नेक नियत से हम राजनीति में रहते हैं, समाज के तोड़ने की राजनीति इनकी रहती है, नेक नियति से तो कभी रहते नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे लिए सिर्फ 4 ही जात है, ज्ञान, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति। यही हमारी, हम इसी जात में, इसमें पूरा देश समा जाता है, और किसी को कोई समाज टूटता नहीं, समाज ऐसे जुट के साथ आता है, समाज एक साथ जुट के आता है और यही आशीर्वाद देता है। फिर यही, चुप रहिए, बीच में बोलिए नहीं, आशीर्वाद देता है, और इसीलिए हमें उसकी ताकत मिलती है, उसकी ताकत मिलती है। जनता की सेवा की अगर चिंता हो, दलाली और माल बनाने की चिंता ना, पार्टियां जो है वो सिर्फ माल बनाने के लिए चोरी, उनको जनता सबक दे रही है, आपको सबक मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बार 52 से 25 आ जाएंगे, 52 से 25 आ जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएगा? जातिगत जनगणना करके क्या गरीब पहचान में आ जाएंगे? वैसे पहचान में नहीं आते हैं गरीब। गरीबों को पहचानने के लिए जाति का आधार, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है पिछले 10-15 सालों में। गांवों में आप जाएंगे, आपको पहचानने की जरूरत थोड़ी ना है कि कौन किस जाति से है, उनकी हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गरीब है या नहीं है। ठीक है जफर जी, आपकी बात हो गई। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन इन सब के बीच ये सीट के बंटवारे का जो फॉर्मूला है, क्या उस पर एक सहमति बन गई है? आप लोगों ने पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कितने सीटों पर जेडीयू इस बार अपने कैंडिडेट उतारेगी? चिराग पासवान को आप लोग कितनी सीटें दे रहे हैं? इसको लेकर आप लोगों में भी पसुपेश की स्थिति है क्या? अभिषेक जी। देखिए, पशुपेश क्या है, राजनीति में हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि उनको अधिकाधिक सीटें गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मिले, लेकिन बिहार में एक नेचुरल फॉर्म है एनडीए के अलायंस का। इस बार तो हमारे साथ अन्य पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। पिछली बार भी जनता ने 40 में से 39 सीटें जिता कर दी थी। 16 एमपी हमारी पार्टी से हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि 16 एमपी तो हमारी पार्टी से सिटिंग है। भारतीय जनता पार्टी से 17 एमपी जीत करके आए हुए हैं। अन्य पार्टियां भी हैं। इस बार लोजपा भी 2 अलग अलग हिस्सों में है, तो हर पार्टी से बातचीत चल रही है और आपको एक सकारात्मक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमारा कुनबा मजबूत है, इसलिए हमारे साथ इतने लोग हैं। अब चिंता कौन लोग कर रहे हैं? वो हमारे महागठबंधन के साथी, जिनके पास एक एक करके लोग छोड़ते चले जा रहे हैं।
अभी भदौरिया साहब कुछ लाइनें कह रहे थे, मैं उसमें जरा जोड़ देता हूं। अभी बैठे बैठे मैंने लिख भी दी हैं उसको कि अपराधी, परिवारवादी, वंशवादी और भ्रष्टाचारी इंडिया अलायंस वालों में अवगुण अनेक है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारा इरादा नेक है। कहने को ये सभी लोग कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन जनता मौका नहीं देगी, यही जनता का स्टेक है। इसलिए चिल्लाते रहिए और खुशफहमी में रहिए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे ऐसे लोग जो एक साथ रह नहीं सकते हैं। नूरा कुश्ती आपको हमेशा देखने को मिलती है। अभी ताजा उदाहरण मैं बता रहा हूं यहाँ बिहार से, एमएलसी के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, एमएलसी चुनाव है बिहार में। वहां कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने एक भी सीट नहीं दी, 5 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, 1 सीट सीपीआईएमएल। कांग्रेस के 17 एमएलए अभी हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 सीट नहीं मिलती है। तो जो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी के साथ साथ शुभकामनाएं देते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है और कहती है कि हमारे सहयोगियों का साथ मिलेगा। अरे जो राजद के लोग इनको एक एमएलसी सीट नहीं दे सकते हैं लड़ने को, वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहां पर इनको लोकसभा की सीट देंगे लड़ने को। खुले मंचों से कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को सीट दे दिया इसलिए हमारी इतनी बुरी हार हो गई, कांग्रेस पार्टी को इतना सीट नहीं लड़ा रहे होते तो हमारे उम्मीदवार ज्यादा जीतते। खैर कुल मिलाकर मसला यही होगा कि शून्य के बगल में शून्य लगेगा चित्रा जी। तो एक नहीं बनेगा सचमुच। ठीक है अनुराग जी, अब जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। ज्योत्सना जी के पास मैं नहीं जा पाई हूं, मुझे जवाब लेना है उनसे जल्दी से। अनुराग जी जल्दी से। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखो अपने ही अलायंस को गाली दे रही है, अपने अलायंस को देखो गुंडा बता रही है। वंशवादी क्या चिराग पासवान नहीं आते क्या उस पार्टी से जिनको आप अलायंस बना रहे हो आप सत्ता में? या अपना दल उत्तर प्रदेश का नहीं आता है, या निषाद पार्टी नहीं आती है, या एनसीपी नहीं आती है, शिवसेना नहीं आती, उन्हीं के साथ तो आप सत्ता बना रहे हो ना। आप तो अकाली दल के साथ भी रह चुके हो, पीडीपी के साथ भी रह चुके हो, चौटाला जी के साथ भी सरकार चला रहे हो। तो आप परिवारवादियों के साथ सरकार चलाते हो, उन्हीं को गाली देते हो, कमाल है। और गुंडा शब्द जो आप इस्तेमाल करते हो ना समाजवादी के लिए, हाँ बिल्कुल मैं कहता हूं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मुझे अगर संघर्ष करना पड़ता है, आप गुंडा कहते हो तो मैं बोलता हूं गरीबों को, कमजोरों को, अगर महंगाई से, किसान को, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए अगर मुझे संघर्ष करना पड़ता है और आप कहते हो मैं गुंडा हूं, तो मैं मानता हूं मैं गुंडा हूं। मैं न्याय दिलाने के लिए संघर्ष रोड पे हम समाजवादी करते रहेंगे सत्ता के खिलाफ, और सत्ता में कुछ भी कहती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें न्याय दिलाना है जनता को। हम न्याय दिलाने के लिए आप मुझे गुंडा बोलते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूं मैं गुंडा हूं, क्योंकि आपकी तरह सत्ता की मलाई तो मुझे खानी नहीं है। मुझे हक दिलाना है, युवाओं का हक, किसानों का हक, महिलाओं का हक, बेरोजगारों का हक, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उस हक की लड़ाई के लिए हम रोड पे लड़ते रहेंगे। उसके लिए अगर आप मुझे गुंडा कहोगे जवाब देंगे, लेकिन प्रोफेसर ज्योत्सना जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है, एक ही वो पैनलिस्ट है महिला, और मैं उनके पास बहुत देर से जा रही हूं, तो माफी के साथ आपके पास आते हुए ज्योत्सना जी, टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्या पूरी तरह से तय हो गया? सीटों के बंटवारे का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? टीडीपी की क्या मजबूरी रही? पिछली बार आप लोग अलग अलग चुनाव लड़े, इस बार डर है कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी का, जिसकी वजह से भाजपा की याद आ गई आप लोगों को? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी कभी भी कोई मजबूरी में काम नहीं करता। हम लोग खाली जन के लिए काम करते हैं, लोग के लिए काम करते हैं और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं, बस। और कुछ भी हमारा कुछ और मकसद नहीं रहता, हमारा कुछ और इंटेंशन नहीं रहता कहीं पे भी। और भाजपा के साथ हमारा आज का जो गठबंधन है ये आज थोड़ी ना नया है। 98 में था, 98 में था, 2014 में था, बीच में, क्योंकि सैद्धांतिक तरीके से हम लोगों ने कभी उनसे कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई है, खाली छोटे मोटे चीजों पे लड़ाई हुई है। हम एक राष्ट्र सरकार थे, वो केंद्र में सरकार थे। कुछ चीजों पे जब अनबन बोलते हैं ना, जो अनबन हुई थी, अनबन में छोटी छोटी चीजें हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और सैद्धांतिक तरीके से हमने कभी भी उनसे कोई भी हमारा ये नहीं, उन लोगों के लिए भारत के लोग पहले हैं, हमारे लिए तेलुगु लोग पहले हैं, बस वही बात है, और कुछ तो नहीं रहा यहाँ पे। और दूसरी बात आप बोल रहे, और यहाँ पे जगनमोहन रेड्डी की बात हुई। हाँ, 25 में से 22 सीटें जीती थी पिछली बार उन्होंने। चित्रा जी कभी कभी क्या होता है ना, ये जो सच जल्दी जल्दी नहीं चल सकता, झूठ जल्दी भागता है। जब झूठ जल्दी भागता है और ये जो डिसीटफुल प्रॉमिसेस जो दिया जगनमोहन रेड्डी ने, जो झूठ भागा था 2019 में, जो झूठ भागा था आंध्र प्रदेश में, उसका नतीजा, उसका जो रिजल्ट है पिछले 5 साल से भयंकर तरीके से
आंध्र प्रदेश की जनता झेल रही है। हाँ। आंध्र प्रदेश की जनता झेल रही है। और आज अगर आप पूछोगे कि जगनमोहन रेड्डी को हटाना ही आपका काम है, हाँ मैं बोलती हूँ, हाँ बिल्कुल जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश से हटाना हमारा काम है। क्योंकि अगर लोगों का अच्छा हम लोग मानते हैं, लोगों को कुछ अच्छा होना है, प्रजा को हम लोग वहां पे कुछ करना है हमें, तो बिल्कुल जगनमोहन रेड्डी को हटाना है वहां से। इसके लिए हमने जनसेना से हमारी गठबंधन है और आज के तारीख में भाजपा से भी हमारा गठबंधन है। सीटों का क्या फॉर्मूला तय हुआ है? कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कितनी पर बीजेपी है, जनसेना कितनी पर है, क्या है फॉर्मूला? अभी तक तो खाली जनसेना और तेलुगु देशम का था, जहां पे 24 सीट जनसेना का था असेंबली वाले और 3 सीट लोकसभा का थे। हाँ। नहीं सर बता रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। लोकसभा में कितना कौन लड़ रहा है? लोकसभा में लोकसभा में कुल मिलके सर, अनुराग सर सुनिए, हमारा फॉर्मूला है, हम बता रहे हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। पिछले 25 सीट में से 3 सीट, और आज ही तो अलायंस का ये हुआ है, बताएंगे सर। ऑलरेडी जनसेना के साथ हमारा अलायंस है, उसमें हम लोग 3 जनसेना को ऑलरेडी दे चुके हैं। ये अभी एनसीपी को भी सर आपको थोड़ा बहुत आपको बैठ के सुनने का आपको सुनना पड़ेगा सर। अनुराग सर आपको सुनना पड़ेगा। अनुराग जी को तो सुन लीजिए, वहां पर कहाँ है समाजवादी पार्टी आंध्र प्रदेश में, कि उनके भी सवाल पर आप चले गए, जरा उनको सुन लेते हैं। अनुराग जी, हाँ हमारी बात आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी जनसेना के साथ गठबंधन थी, हम लोगों ने तीन सीटें जनसेना को दी, और आज जब भाजपा के साथ हमारा गठबंधन का फाइनलाइजेशन हो गया है, कल तक वो भी सीट फाइनलाइजेशन आ जाएगा। जल्दबाजी क्यों हो रही है अनुराग जी को, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वहां तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल अनुराग जी, आपको क्यों हो रही है जल्दबाजी इतनी ज्यादा? फिर आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। आपका जो सहयोगी है, आपका जो कांग्रेस है, उसका भी वहाँ पे नहीं है सर, ये बात भी आप जान लीजिए। अनुराग जी बोलिए। सुनिए, वहाँ पर तो टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत चिंता करती थी, इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत बातें करती थी। आज उनकी अपनी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही किसी भी स्टेट में। आज उनसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे मैं डंके के चोट पे सवाल पूछ रहा हूं। आप लगातार नेताओं को शामिल कर रहे हैं, पार्टियों को शामिल कर रहे हैं, लगातार सबको हर स्टेट में तोड़ते जा रहे हैं। किसको कहां से लड़ाएंगे, किसको कितनी सीटें देंगे, आपका कोई फॉर्मूला तय नहीं है। अभी आपकी सिर्फ फटोवल चल रहा है, आपके पास कोई फॉर्मूला है तो बता दीजिए। देश की जनता सुनना चाहती है कि महाराष्ट्र में क्या फॉर्मूला है, उत्तर प्रदेश में क्या फॉर्मूला है आपका, और आप जिस तरह का फॉर्मूला आंध्रा में लेके जा रहे हैं क्या फॉर्मूला है, और आपने जिस तरह मणिपुर और जगह जगह दूसरी जगह जो गठबंधन कर रहे हो आप क्या फॉर्मूला। 2 लाइन में ज्योत्सना जी की बात हो जाए, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, ज्योत्सना जी की बात पहले हो जाए। बोलिए। मुझे ये समझ में नहीं आता चित्रा जी, आंध्र प्रदेश के जो वहां पे सिचुएशंस के उसके हिसाब से किसका वोट शेयर कितना है, किसका वहां पे, क्योंकि जब हम लोग 2014 में उनके साथ लड़े थे, उनके साथ हमारा गठबंधन था 2014 में, तब भी भाजपा को 2 सीट आए थे और 2019 में नहीं आए, और फिर अभी हम जब 2024 में फिर उनके साथ गठबंधन में जाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। इतनी चिंता अनुराग जी को नहीं करना चाहिए। एक ही चीज है सर, आप जहां पे गठबंधन लगा रहे हो किसी के साथ भी, वहां पे सीट शेयरिंग की चिंता बिल्कुल। मुझे राष्ट्र की चिंता है, मैं देश का वासी हूं। ठीक है, आप तहसीन जी, मैं आपके पास आऊंगी, जफर जी की पहले बात हो जाए। जफर इस्लाम साहब, लेकिन ये बात भी सच है ना, देखिए केरला में हालांकि आप लोगों का वोट शेयर पिछली बार अच्छा रहा था, लेकिन सीटें शून्य रही थी। तमिलनाडु में सीटें शून्य रही थी, आंध्र प्रदेश में सीटें शून्य रही थी। तो आप लोगों को भी तलाश है कि कर्नाटका और तेलंगाना में आप लोगों को 4 सीटें जरूर मिली थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं मिली थी। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका खाता नहीं खुला था, इसीलिए दक्षिण भारत में टीडीपी से दोस्ती जरूरी हो जाती है। जफर साहब देखिए चित्रा जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। पैन इंडिया में अगर हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टी आती है तो हम साथ लड़ेंगे। हमें इसमें कोई झिझक नहीं इस बात को तस्लीम करने में कि भाई हाँ पार्टियां साथ आती हैं, घटक दक बलते हैं, और उसके बाद हम उसको धर्म निभाते हैं और लड़ते हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी, और बड़ा मतलब लोग जनता तो हंसते होंगे, लेकिन मुझे आंखें बिल्कुल देखती रहती हैं भदौरिया जी को। कितनी सीटें लाए थे भाई पिछले बार उत्तर प्रदेश में 19 में, पूरे देश भर में क्या इनकी हालत है। और वो कह रहे हैं इस पार्टी को जिसके 303 सीटें हैं उसको ये बता रहे हैं कि अभी सीट फाइनलाइज नहीं हुआ है। अरे भाई तुम चिंता करो, अपनी चिंता करो कि क्या इस बार खाता खुलेगा, ये चिंता होनी चाहिए। क्या हम खाता खोल पाएंगे? एक ऐसी विशाल पार्टी
303 लेके आने वाले के सामने हाँ, हम 3 सीट थे। जो अब उनका लक्ष्य इतनी 370 घबराई हो है, गया। इतनी तो क्या विशाल खाता खोल पार्टी, पाएंगे? खाता इतनी खोलने घबराई चलेगा है हमारा। कि हर आपका किसी को खाता पकड़ नहीं पकड़ खुलने के वाला गठबंधन कर रही है। है। इस बार हर उत्तर किसी प्रदेश की नेता को जनता पकड़ आपको पकड़ के पार्टी में दौड़ा शामिल दौड़ा कर के रही वहां है। से इतनी निकालेगी। बड़ी पार्टी, इसलिए कि आप ठीक लेकिन कहा, उसको आप जीतने सत्ता का की मलाई confidence खाते नहीं थे है। और हम सत्ता जनता में की आने सेवा का करते हैं। उनको- जब उनके सेवक अंदर होकर वो, सेवा करते हाँ, हैं उनको तो हमें confidence बार नहीं बार आ रहा है। आशीर्वाद मिलता वो है। पार्टी हमने सबको जिस चिंता गठबंधन की बना उनको रही घर है, में पानी कमाल की बात पहुंचाने करते की, हो। हमने बिजली पहुंचाने की चिंता की, हमने सड़क बनाने की चिंता की, हमने छत देने की पहुंचाई? चिंता की, हम आयुष्मान भारत जैसी स्कीम दिया कहाँ जिससे इलाज छत कर की? सके, हमने अच्छा, राशन वो देने का हाँ, काम किया। 30,000 रुपए ले आपने लेते क्या हैं किया? अपनी आवास में, आपने क्या दादी माँ किया? से लिए थे। मलाई ठीक, खाया, ठीक, ठीक, ठीक। मलाई हाँ, खाया, 30,000 रुपए ले परिवारवाद लेते हैं किया, आवास देने के लिए। परिवार हाँ, को ठीक, परिवार ठीक। वालों ने लूट लिया प्रदेश हाँ। को। उसके अलावा क्या गुंडागर्दी बिल्कुल, किया, परिवारवाद गुंडागर्दी के के साथ अलावा तो आप क्या सत्ता चला रहे हो किया? भैया। आपने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र आप गुंडे में हैं, एनसीपी, आपके पार्टी में गुंडे हैं शिवसेना, और आप जनता की परिवारवाद की चिंता नहीं है नहीं, क्या? आपने अपने सत्ता में परिवार आपके की साथ चिंता की। ठीक है, इसलिए एक एक करके आपको अपनी अभी बात अभी रखेंगे। दो अनुराग जी तीन को सीटें बोल मिली तो थी लेने पिछले दीजिए, आप बार। ज्योत्सना इस जी बार के भी zero बीच में बोलते हैं, आप plus उनके भी zero बीच में is बोलते हैं, equal जरा to सुन zero। तो लीजिए प्लीज। यही आपके फॉर्मूला है। हाँ, ठीक है। आपका फॉर्मूला है हाँ। 0 + 0 = 0। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कांग्रेस 0, आप 0, 0 + 0 = 0। यही आपका, आप बनते रहिए चैनल पे हीरो। हाँ, बिल्कुल, बीजेपी का 0 = 0। 0 + 0 0। हाँ, अब मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए एक बार फिर से जरा दक्षिण भारत चलते हैं। आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं उत्तर भारतीय पार्टी ये वो, दक्षिण में तो कुछ है ही नहीं। और कल जो सीट शेयरिंग भी आई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी दक्षिण भारत पर ज्यादा जोर है। लेकिन यहां पर मेरे पास जो आंकड़ा है दक्षिण भारत की कुल 130 सीटों का, इनमें भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 27 सीटें हैं, क्षेत्रीय दलों के खाते में 74 सीटें हैं। तो यहां पर तो कांग्रेस और भाजपा की स्थिति एक जैसी ही है। इवन भाजपा आपसे 2 सीटें ज्यादा ही है। तो दक्षिण को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित अगर आप रहते हैं तो आंकड़ों में तो ये नजर नहीं आता है। तहसीन पूनावाला जी। जी चित्रा जी, इस बात को मैं मानता हूं कि भाजपा साउथ इंडिया में, कोई भी अगर ये कहता है कि साउथ इंडिया में भाजपा एक ताकतवर दल नहीं, वो गलत कहता है। उनको आंकड़े समझ में ही नहीं आते। तो मुझे भी कभी कभी इस बात से चिंता होती है कि कुछ जो समर्थक है या कुछ ऐसे एनालिस्ट है वो इस बात की ये कहते, कर्नाटका में इनकी सरकार बनी है, अभी पुडुचेरी में वर्तमान में इनकी सरकार है। ये बात नहीं है। बात में आपके शो पे थोड़ा सा हैरान हो गया 2 चीजों से। जो टीडीपी की प्रवक्ता थी वो पूछ रही थी आप काहे जानना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में। चित्रा जी, मैं और अनुराग भाई अक्सर आपके शो पर आते हैं, आप भी पूछते हैं हमसे सवाल कि आप इस स्टेट में क्या हो रहा है, उस स्टेट में। हम कभी पलट कर ये नहीं कह रहे अरे भैया आपको केरल के बारे में आप पूछती चित्रा जी, पंजाब में। हम कहते क्या भाजपा का केरल और पंजाब में क्या लेना देना, हम नहीं कहते। ठीक है, एक राष्ट्रीय चैनल पे हर सूबे की बातचीत होनी चाहिए, हम कहते क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, और इंडिया अलायंस का पार्टनर है सपा, क्यों नहीं पूछेगा, वहां पे कांग्रेस एक लेजिटिमेट पार्टी। दूसरी बात, मैं जफर भाई की बात सुन रहा था, आपका ये हशर होगा, आपका वो हशर होगा। मुझे वो दृश्य याद आ गया, वो सीन याद आ गया जब भगवान कृष्ण जाते दुर्योधन के पास। यही घमंड था दुर्योधन का। भगवान कहते केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन परस्ती ने उठाएंगे। ये जो घमंड है, हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोण है, आपको पता नहीं, हम तो आपको चूर चूर कर देंगे, हमारी ताकत आपने देखी नहीं। ये जो घमंड है ना चित्रा जी, ये जो आपके चैनल पर भी देखा, ये घमंड इनका चूर चूर होने वाला है 2024 में। जो जनता की इनको फटकार मिलने वाली है, ये फटकार, ये याद, ये गूंज इनको हमेशा याद रहेगी। उससे ये भी ऊपर आए, उससे ये भी ऊपर आए, हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए। जो घमंड है ना, हमारे पास ताकत है, आपका आपकी औकात। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मैं आ रही हूँ जफर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन। एक जरा तहसीन जी, आपने ये कहा कि ये 2 से ऊपर आए, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन 1984 में 80 में बीजेपी का गठन होता है, 2 सीटें वो जीतती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने सबसे बुरे दौर से भी गुजर रही थी, बहुत कम ऐसा रहा कि बीजेपी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़े और वो कांग्रेस पार्टी जाकर ज्वाइन करा ले। ऐसे 5 नाम अगर आप मुझे गिना दीजिए। मौजूदा वक्त में केरल से लेकर उधर कन्याकुमारी, मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह वहां पर लगातार चले जा रहे हैं। नहीं चित्रा जी, कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मैं आपको तहसीन पूनावाला जी, अब नेता और कार्यकर्ता कैसा जो ईडी और सीबीआई से डर जाए, फिर वो जनता की नुमाइंदगी क्या करेगा? तहसीन पूनावाला जी, उनको 2 लाइन में बोलने दीजिए प्लीज। तहसीन जी को 2 लाइन में जल्दी से। 2 लाइन। चित्रा जी, एक सिटिंग जज, हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज कहता है, जब मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ जजमेंट दे रहा था, मैं से भाजपा संपर्क में था। ये आपने कभी सुना है? आपने कभी रिपोर्ट किया? सिटिंग जज कहता है ये बात। तो छगन भुजबल की फाइल ईडी कोर्ट में जाके कहती है फाइल घूम गई, फाइल हम इसलिए केस बंद कर रहे हैं, फाइल घूम गई। ये आपने कभी सुना है चित्रा जी? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बताइए कांग्रेस ने ये क्या सपा
ठीक है, इतिहास को भी जब हम खंगाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत समय में ऐसे वक्त पर होता रहा है जब कई जजों को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ता था ताकि फैसला देते वक्त कोई राजनीतिक दबाव नहीं आए। जैसे जैसे इतिहास को हम पढ़ेंगे, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकाल का हो या वर्तमान का हो, उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन इन सब के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों में घमासान छिड़ा हुआ है। अब कौन किस पर पड़ता है भारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।